इन्होंने जो सीधा सीधा एसआईआर करने वाले ऑफिसर्स को 420 कहा है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को डायरेक्ट ओपन चैलेंज देना चाहिए ममता बनर्जी को कि आप इनके ऊपर एफआईआर करवाइए 420 का, कानूनी प्रक्रिया करवाइए, हम उसका जवाब देंगे। आपके पश्चिम बंगाल के कोर्ट से लेकर के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक हम ये जवाब देंगे। और अगर मेरे ऑफिसर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के ऑफिसर अगर ममता बनर्जी के हिसाब से 420 नहीं निकले, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ममता बनर्जी के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक केस तो करना ही चाहिए। अब रही बात 440 का झटका, तो वो है, क्योंकि इसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगी और नजरअंदाज भी नहीं करूंगी, क्योंकि संदेश खाली का मामला आया, आरजीकर डॉक्टर बिटिया का मामला आया, उसके बाद शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड का मामला आया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मामला आ गया। इसके अलावा और भी कई ईडी और सीबीआई के मामले आए हैं, मास रेप के मामले आए हैं, मास मर्डर के मामले आए हैं, बम गोली बारूद के मामले आए हैं, चिटफंड के मामले आए हैं, घपला के मामले आए हैं, कई सारी योजनाओं के पैसों के घपला के मामले आए हैं। पंचायत इलेक्शन के वक्त में ऐसा लग रहा था कि कई ग्राम जो हैं वो कब्रिस्तान बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो विधायक है और मंत्री हैं फरहाद हकीम, उनका जिस हिसाब से पाकिस्तान की एंकर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, पाकिस्तान के चैनल्स के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, इन सब चीज़ों पर राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में बहुत पहले लग जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक बार एसआईआर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर कुछ लोग 420 हैं तो मैं भी 440 का वोल्ट हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। तो सीधा सीधा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के द्वारा उसके कहने पर जो ऑफिसर्स एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं वो 420 है, वो 420 हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर। और अगर कानूनी कार्रवाई के बाद ये पता चला कि नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो वोटर्स की और वोट की स्क्रूटनी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के सारे रूल रेगुलेशंस के अंडर बैरिकेड वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर वही केस ममता बनर्जी पर होना चाहिए। क्योंकि आप किसी के ऊपर उठे पुठे और आपने 420 के सेक्शन लगा दिए, या आपने शब्दों से किसी को स्लट बोल दिया, या शब्दों से किसी को आपने 420 बोल दिया, या शब्दों से आपने किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफेमेटरी के साथ साथ वो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती है। अब हमारा कानून क्या कहता है कि जब तक कोई केस सब जुडिशियल होता है तब तक आप अक्यूज्ड को अक्यूज्ड भी नहीं बोल सकते हैं। तो जो बहुत अच्छे वकील होते हैं वो डेलिंक्वेंट बोलते हैं, वो अपने ड्राफ्टिंग में भी डेलिंक्वेंट लिखते हैं, द अबव सेड डेलिंक्वेंट, द बिलो सेड डेलिंक्वेंट, द एफआईआर रजिस्टर्ड नेम डेलिंक्वेंट लिखते हैं, एक्यूज नहीं बोलते हैं। क्योंकि एक गुनाहगार उस वक्त तक गुनाहगार नहीं होता है जब तक कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट ना आ जाए। तो इन्होंने जो सीधा सीधा एसआईआर करने वाले ऑफिसर्स को 420 कहा है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को डायरेक्ट ओपन चैलेंज देना चाहिए ममता बनर्जी को कि आप इनके ऊपर एफआईआर करवाइए 420 का, कानूनी प्रक्रिया करवाइए, हम उसका जवाब देंगे। आपके पश्चिम बंगाल के कोर्ट से लेकर के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक हम ये जवाब देंगे। और अगर मेरे ऑफिसर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के ऑफिसर अगर ममता बनर्जी के हिसाब से 420 नहीं निकले, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ममता बनर्जी के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक केस तो करना ही चाहिए। अब रही बात 440 का झटका, तो वो है, क्योंकि इसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगी और नजरअंदाज भी नहीं करूंगी, क्योंकि संदेश खाली का मामला आया, आरजीकर डॉक्टर बिटिया का मामला आया, उसके बाद शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड का मामला आया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मामला आ गया। इसके अलावा और भी कई ईडी और सीबीआई के मामले आए हैं, मास रेप के मामले आए हैं, मास मर्डर के मामले आए हैं, बम गोली बारूद के मामले आए हैं, चिटफंड के मामले आए हैं, घपला के मामले आए हैं, कई सारी योजनाओं के पैसों के घपला के मामले आए हैं। पंचायत इलेक्शन के वक्त में ऐसा लग रहा था कि कई ग्राम जो हैं वो कब्रिस्तान बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो
विधायक है और मंत्री हैं फरहाद हकीम, उनका जिस हिसाब से पाकिस्तान की एंकर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, पाकिस्तान के चैनल्स के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, इन सब चीज़ों पर राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में बहुत पहले लग जाना चाहिए था। अब इसी के साथ साथ अभी चुनाव आयोग के द्वारा ममता बनर्जी सरकार के ही और पार्टी से जो लोग AIRO का काम कर रहे थे SIR में, और जब इन्होंने गड़बड़ियां की, जानबूझ के लोगों के नाम काटे, गड़बड़ियां की, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उन 7 अधिकारियों के नाम कटा दिए। उन्हें कहा कि तत्काल प्रभाव से उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। पर जब ममता बनर्जी सरकार से कहा कि इन लोगों को सस्पेंड करिए, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि इन 7 अधिकारियों को यहां से कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो क्या ममता बनर्जी चुनाव आयोग के आदेशों का ना पालन करके क्या कह रही हैं, और अब चुनाव आयोग क्या एक्शन ले सकता है ममता बनर्जी के ऊपर, जिस तरीके से चुनाव आयोग के फैसलों को नजरअंदाज कर रही है सरकार? नहीं, ममता बनर्जी कभी संविधान का पालन की है? ममता बनर्जी कभी कानून का पालन की है? ममता बनर्जी कभी न्यायपालिका का पालन की है? ममता बनर्जी कभी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का पालन की है? अभी तो हमने देखा वो सबमिशन अपने वकील के होते हुए उन्होंने साड़ी और ब्लैक शॉल में उन्होंने सबमिशन दे दिया। तो ममता बनर्जी संविधान से लेकर के, देश के कानून से लेकर के, देश के न्यायपालिका से लेकर के, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट से लेकर के, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के, देश की सरकार से लेकर के, देश की गरिमा से लेकर के, देश की अखंडता से लेकर के, राष्ट्रभक्ति से लेकर के, सनातन भक्ति से लेकर के वो किसी चीज का पालन नहीं करती। तो आपको ऐसा क्यों लगा, या दुनिया को है, या देश को, या पश्चिम बंगाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने कह दिया कि ये 7 लोगों को निकाल दो और ममता बनर्जी निकाल देंगी? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें करना क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को उन 7 लोगों के ऊपर खुद कानूनी कार्रवाई करके या तो वो अरेस्ट करवाएं और या तो फिर वो सस्पेंड करवाएं अपने लेटर हेड पर, तभी कुछ काम हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कभी भी अपने लोगों के विरोध में नहीं जाती हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नुपुर ने सच भी बोला तो सस्पेंड, टी राजा हिंदुत्व की बात किया तो भाई उसको कॉर्नर, माधवी लता हिंदुत्व की बात कर रही है तो उसको कॉर्नर। तो ये भारतीय जनता पार्टी में चलता है, ये तृणमूल कांग्रेस में या कांग्रेस में नहीं चलता है कि सत्य की बात भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो हृदय में चोट पहुंचा रहा है और अजमेर शरीफ के कुछ मुजाबिरों के हृदय में चोट पहुंचा रहा है, तो चलो नुपुर शर्मा को सैक कर देते हैं, हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, सस्पेंड करवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में चलता है, ये तृणमूल में नहीं चलता है। तृणमूल में उनका मंत्री चोर है तो भी वो उनका मंत्री है, उनका मंत्री रेपिस्ट है तो भी वो उनका मंत्री है, उनका मंत्री घुसपैठिया है तो भी वो उनका मंत्री है, उनका मंत्री अगर बहुत बड़ा है तो भी उनका मंत्री है, उनका मंत्री अगर घूसखोर है तो भी उनका मंत्री है। 2021 के फरवरी में फरहाद हकीम, जो कोलकाता का मेयर भी है और मंत्री भी है, विधायक भी है, बहुत सारे पद उसके पास ममता ने दे करके रखा है। 2021 के फरवरी में कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठ करके उसने कहा था कि एक स्कूटनी चलाई जाएगी जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट है, उसमें से उन ऑफिसर्स को निकाला जाएगा पकड़ करके जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं। 2021 से 2026 क्या कोई आया सामने? कोई नहीं आया। हालांकि फरहाद हकीम को पता है, हालांकि कई बिल्डिंगें जो हैं वो पोर्ट एरिया से लेकर के ग्रिशपाक एरिया तक में मेरे पिटिशन पर, WP पर, रेड पिटिशन पर टूटी है, जो मेरा था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसको मैंने सबमिशन दिया था, जो मेरे नाम से था। लेकिन फिर भी जो बिल्डिंगें इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके इंजीनियर को पकड़ करके फरहाद हकीम ने नहीं सस्पेंड किया। तो ये तो भूल ही जाइए कि अगर उनके नाक के नीचे या उनके बगल में बैठ करके तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का कोई विधायक, तृणमूल कांग्रेस का कोई काउंसिलर, तृणमूल कांग्रेस का कोई सांसद, तृणमूल कांग्रेस का कोई पार्षद अगर कुछ क्राइम कर रहा है तो ममता बनर्जी उसको निकालेंगी? कभी भी नहीं निकालेंगी। और ये सिर्फ पदाधिकारियों के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, एक मामूली सा कार्यकर्ता भी अगर रेप करता है तो उसको भी बचाने के लिए बहुत हद तक कोशिश की जाती है। तो मैम, ये तमाम चीजें तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी जानती होंगी, तो क्या उन्हें परिवर्तन करने की खास विशेष आवश्यकता है? देखिए, परिवर्तन तब होगा,
पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में इसको आपको विस्तार में बताना चाहूँगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, पश्चिम बंगाल में काली माँ की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में सुबह उठते ही जो माता बहनें हैं वो दुग्गो दुग्गो बोलती हैं। पश्चिम बंगाल की जो हमारी दादी नानी चाची पुप्पो हैं वो उठते के साथ ही माँ काली का आशीर्वाद लेती हैं। तो उसी तरीके से दुर्गा माँ और काली माँ को सामने रखते हुए आगुन कन्या बनकर आई थी हमारी ममता बनर्जी साहिबा, जो मुख्यमंत्री बनी और कंटिन्यूअसली उन्होंने शपथ लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से अग्निमित्रा पॉल सारी महिलाओं, सारे भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं और उन सब को वो घर में बैठा चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को कंपटीशन देने के लिए अग्निमित्रा पॉल अकेले काफ़ी है, मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात है कि महिला अगर कोई मुख्यमंत्री है किसी राज्य में, तो महिलाओं का झुंड ही अपोजिशन पार्टी से दिखना चाहिए, तभी जाकर के वो काउंटर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तीसरी बात आती है कि पश्चिम बंगाल में महिला का सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा होता है। आज अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय राजनीति में, एक्टिव राजनीति में अगर सिर्फ 50 महिला नेत्रियों को भी ग्राउंड पर उतार दे और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर एक आगुन कन्या उधर है तो 50 इधर भी आगुन कन्या है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पर वो विश्वास करेंगी कि हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे लिए देश के गृह मंत्री ने, हमारे लिए पश्चिम बंगाल के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सोचा और ममता बनर्जी के ऑप्शन में उन्होंने 50 महिलाएं लाकर खड़ा किया है। अब इन 50 में हम देख लेंगे कि हमको किसको चुनना है।